ठीक है। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं डायरेक्ट आपको चीजें समझाता चलूं, ठीक है, समय देने की बजाय। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करें तो कहता है x अपॉन एज इक्वल टू 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन एक्स, तो आपसे कह रहा है x माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। तो मुझे बनाना है x और x स्क्वायर को। कैसे बनेगा ध्यान से समझिएगा, सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैंने कहा मैं x को ये 1 अपॉन एक्स को इस तरफ ले आता हूं और इधर मैंने लिख दिया 1 अपॉन ए माइनस में x अपॉन ए, राइट। अब होगा क्या इससे सर, इससे होगा ये कि नीचे जो एलसीएम है ना वो मुझे इजीली मिल जाएगा। तो जब एलसीएम मिला तो मुझे क्या मिल गया, एलसीएम बोले सर एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस एक्स आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगा इधर से a और इधर से मिलेगा x माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपसे क्या x माइनस एक्स स्क्वायर की ही वैल्यू पूछी गई थी, तो आप कहोगे सर यस मुझसे x माइनस एक्स स्क्वायर ही पूछा गया था, तो वो क्या आ गया, ए ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेरी गुड, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यार से, बहुत ध्यान से, बहुत समझ के, ठीक है। कोई भी डाउट किसी को हो तो पूछेगा जरूर, वैसे कोई होगा नहीं जहां तक मुझे उम्मीद है, कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर कह रहा है ए बी तथा सी डी एक वृत्त की दो समांतर जीवाएं हैं, जो वाय नहीं होगा यहाँ पर, जीवाएं हैं, कॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक वृत्त को लेना होगा। ये आ गया भाई साहब एक सर्किल, इसकी दो कॉर्ड ले लेते हैं, कॉर्ड का मतलब जीवाएं, ठीक है। कौन कौन सी, ए बी और सी डी। मान लीजिए ये ए बी कॉर्ड हो गई और यहां पे मैंने ले ली एक सी डी कॉर्ड, ठीक है। तो देखिए ये मैंने ले लिया ए बी कॉर्ड और ये ले लिया सी डी कॉर्ड। चलिए और यहां पे मैं मान लेता हूं वृत्त का केंद्र, कोई सेंटर ऑफ द सर्किल। ए बी 10 है, सी डी कितनी है, ए बी अगर 10 दी हुई है और सी डी को 24 बोला गया है, तो मैंने ये भी बात लिख ली, ठीक। यदि वे जीवाएं केंद्र के विपरीत दिशाओं में हो, बिल्कुल सही बात है कि केंद्र के दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में और उनके बीच की दूरी 17 हो, केंद्र के अपोजिट साइड में हो और उनके बीच की दूरी 17 हो, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि ये जो डिस्टेंस है ना इनके बीच की, ये डिस्टेंस ऐसे करके, ये डिस्टेंस आपको 17 दी है, 17 दी हुई है, कितनी दी हुई है, 17। तो अगर मैं इसको लिखता हूं कि ये 17 है, तो आपसे ये पूछ रहा है, आपसे सिंपल सी क्वेश्चन ये पूछ दिया गया, आपको ये बताना है रेडियस ऑफ सर्किल कितनी होगी। एक आंसर 12 आ गया भाई, रेडियस ऑफ सर्किल। अब देखो सवाल बहुत ज्यादा सरल है लेकिन समझने की बात है। क्या सर समझे कैसे, समझना आपको ऐसे है मित्र, मैं इससे इसको मिला देता हूं और मैं इससे यहां से लेकर, सॉरी इससे इसको मिला दिया और फिर मैंने इससे इसको भी मिला दिया, तो ये दोनों ही सर्किल के लिए क्या होंगी, उसकी रेडियस होंगी या नहीं होंगी। बोले हाँ सर ये भी आर होगा और ये भी आर होगा, दोनों में से कोई भी निकले काम बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जब वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई परपेंडिकुलर डाला जाता है, ऐसे ये परपेंडिकुलर है, तो वो जीवा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब ये 5 हो जाएगी सर, ये 12 हो जाएगी, भाई साहब समझना। और अब मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो पूरी 17 दी थी, जिसमें मैं इस पार्ट को x अगर मान लेता हूं, तो ये वाला पार्ट कितना होगा सर, ये वाला पार्ट होगा 17 माइनस एक्स। लेकिन तुमको ये करने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको ट्रिपलेट का थोड़ा सा नॉलेज है। तो अगर आपको एक भुजा 12 दिख रही, जैसे ये दिख रही है, ये साइड क्या दिख रही है आपको 12, इसका हाफ 12 दिख रहा है, बोला हाँ सर दिख रहा है 12। तो मैंने कहा दूसरी साइड को निकालने के लिए आपको बहुत जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी, आपको पाइथागोरस लगा देनी होगी यहां से ऐसे करके, ठीक। ये तो दोनों आ रही हैं, तो इसको आप क्या लिखोगे, बोले सर इसको मैं अगर आर निकालूंगा तो यहां पे मैं लिखूंगा कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, आर इसका कर्ण है, क्या लिखा जाएगा सर 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और सर प्लस में क्या लिखेंगे 12 का स्क्वायर यानी कि 169, है ना। और अगर मैं इसको देखूं ऊपर वाले हिस्से को, तो यहां पे भी सर लिखूंगा मैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर और प्लस में 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ये भी आर स्क्वायर है, ये भी आर स्क्वायर है, दोनों ही आर स्क्वायर है। तो इन दोनों को मैं इक्वल करता हूं तो अपने पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 और इधर से 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर करके लिख देते हैं 289 प्लस में एक्स स्क्वायर और माइनस में 17 दूनी 34 एक्स और प्लस का 169। क्या मेरी ये बात सभी को समझ में आई है। 13 एक आंसर आया है कि 13 आया है, बिट्टू साहू का, अजय का, ठीक है, खुश रहिए दुर्गे। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लेना एक बार।
इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब अपने पास क्या बचेगा सर, 169 और 189, और इसमें से सर 25 माइनस कर देना है, और ये माइनस का 34x इधर ले आता है, तो इधर आ जाएगा माइनस का 34x। इन दोनों को जोड़ा तो 9 9 18 हासिल 1, 8 6 14 1 15 हासिल लगेगा 1 2 3 1 4, और इसमें से 25 माइनस करके मुझे लिखना है, तो मैं माइनस करके लिखता हूं। तो भाई देखो 34x बराबर, मैं माइनस करके लिखता हूं तो इधर मिलेगा मुझे 3, और इधर क्या मिलेगा, 45 में 2 जाएंगे 43 मिलेगा। डिवाइड करें तो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 ना, 6 3 9 93। डिवाइड नहीं हो रहा है क्या x की वैल्यू, तो देखना जरा कहीं पे कोई हमने कैलकुलेशन तो मिस्टेक नहीं करी है। देख लेते हैं भाई कैलकुलेशन मिस्टेक की है कि नहीं। 12 का स्क्वायर 144 होगा यहाँ पर, वही मैं बोल रहा था, मैंने हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। 144 होगा, 144, 12 का स्क्वायर 144 होगा, आपने भी ध्यान नहीं दिया है, चलिए जी कोई बात नहीं। तो 9 4 13 होगा, यहाँ पर 3 हासिल लगेगा 1, 8 4 12 और 13 के 3 हासिल लगेगा 1 2 3 1, 433 में से 25 माइनस करना है। 433 में से आप 25 माइनस करेंगे 408 आ जाएगा, और अब ये 17 से कटेगा आसानी से, 17 दूनी 34, 17 चौको 68, 2 से काटेंगे ये 12 आ जाएगा। तो सर x की वैल्यू अगर 12 आ गई, आप मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर x की वैल्यू ये वाला पार्ट इतना, ये अगर 12 आ गया तो 12 5 और 13 से पाइथागोरस थ्योरम बन जाती है, ट्रिपलेट बन जाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 13। जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जी देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, आप पढ़ने का समय है, उसके बाद मैं बताता हूं, ठीक है। सावन सिंह जय हिंद। चलो जी इस सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, ठीक है, देखते हैं। एक वृत्ताकार मैदान है और इस वृत्ताकार मैदान के बाहर ही, ठीक है, एक वृत्ताकार सड़क है, ऐसे करके मान लो ये ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है। आ जाओ, यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधियों का जो अंतर है ना, वो कितना हो, वो हो 66, यानी कि ये जो बाहर वाला सड़क होगी ना, इसकी परिधि मैं मान लेता हूं 2 पाई कैपिटल R, और इसके लिए मैं मान लेता हूं 2 पाई स्मॉल r। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 66 है। आपसे क्या पूछ रहा है, तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, यानी कि ये बात ध्यान से समझना कि अगर मैंने ये माना है कैपिटल R ये रेडियस को, और इस रेडियस को मैंने आपसे स्मॉल r माना है, तो जो सड़क की चौड़ाई होगी ना वो क्या होगी, कैपिटल R में से स्मॉल r को माइनस करने पर जो आएगा वही सड़क की चौड़ाई होगी, राइट ना। तो देखो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं तो 2 पाई तो कॉमन आना ही आना है, यानी कि 2 गुणे 22/7 तो कॉमन आ गया। और सर इधर क्या बचेगा, बोले सर कैपिटल R में से स्मॉल r घटा के लिखेंगे तो अपने पास 66 आएगा। देखिएगा ध्यान से, 11 22 दूनी 44 दिख रहा है, तो 11 से पूरा काटते हैं 4 बार, 11 से इसको काटा 6 बार, 2 से काटा 2 बार, 2 से काटा 3 बार, तो अपने पास कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर क्या दिख रहा है, बोले सर 7 गुणे 3 21/2, 21/2 का मतलब 10.5। तो जो विड्थ ऑफ द रोड होगा, सड़क होगा, वो कितना होगा, 10.5 सेंटीमीटर। बस यही सवाल का उत्तर है। वेरी गुड, डी ऑप्शन दुर्गेश बिट्टू, वेरी गुड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, अरे ये तो बहुत ही सरल है, इसमें तो इतना समय देना ही नहीं है। 80 रुपए अंकित करता है, उसे प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक डिस्काउंट देकर बेचता है। तो 5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जो होते हैं, 5% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट जो होते हैं, लगातार जो डिस्काउंट होता है वो कितने के बराबर होते हैं, सर वो 10.25% के डिस्काउंट के बराबर होते हैं। और 80 का 10% क्या आएगा सर, 8 तो आना ही है, यानी कि 80 में 8 जब कम करोगे 72, नहीं इसका जो लगातार डिस्काउंट होगा वो होगा 9.75, सॉरी 9.75। तो 10% अगर मैं डायरेक्ट कम करता हूं तो 8 कम होगा, लेकिन 8 से ये थोड़ा सा बड़ा होगा, तो 8 से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा सर, 72.2 आंसर है। खैर एक बार आप देख लो, अगर मैं आपसे बोलूं कि 80 का 5% डिस्काउंट देना है, तो 80 का 5% 4 होगा, 4 का डिस्काउंट दोगे तो चीज 76 की। अब इस 76 पर फिर आपको 5 का डिस्काउंट देना है, तो इसका 5 क्या होगा सर, 3.8 होगा। तो 76 में से अगर आप 3.8 माइनस करते हो तो 73, और 73 में 0.8 और माइनस करोगे तो 72.2 ही होगा। इसमें बहुत ज्यादा ऐसा कुछ टेंशन वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां, प्लीज पढ़िएगा ध्यान से। सत्येंद्र सागर गुड इवनिंग।
बहुत ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। वेरी गुड। कह रहा है कि √3 + 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त C1 की जीवा AB। पहले तो हम एक सर्किल ले लेते हैं, ये ऐसे कर लिया, एक सर्किल है, इसका जो सेंटर ऑफ द सर्किल है वो C1 है, वो C1 मान लिया, और इसकी एक जीवा AB है और रेडियस इसकी √3 + 1 दी है। बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा इस पर एक जीवा है AB, इसकी कॉर्ड है AB, और इसका जो रेडियस है ना वो आपको दे रखा है कितना, √3 + 1 इसका। तो मैंने बोला कि ये सर ये है √3 + 1 रेडियस का एक सर्किल C1, और इसकी जो जीवा है वो AB है, ये जीवा AB ले ली, ठीक। को C1 के सकेंद्रित एक वृत्त C2 को स्पर्श करती है, मतलब इसी में एक सर्किल हमको और लेना है जो कि कॉन्सेंट्रिक होगा, इसी का कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा जो कि इसको टच करेगा। देखना ध्यान से, ऐसे करके इसको टच कर लेता है मान लो, ठीक है। एक ऐसा सर्किल हो गया जो इसको टच करता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, सेम सर्किल, मतलब उसका केंद्र भी यही होगा। यदि C2 की रेडियस आपको दे रखा है कितना, √3 - 1, अगर इसी को मैं इस छोटे वाले सर्किल की रेडियस देखूं ये, तो ये है √3 - 1। आपसे कह रहा AB की लेंथ क्या होगी, AB की लेंथ। मैं आपसे क्या बोलता हूं कि अगर मैंने, ध्यान से सुनना, अगर मैंने इस वृत्त के केंद्र से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला होता तो वो परपेंडिकुलर क्या करता है, बोले सर ये परपेंडिकुलर जो है ना वो सर्किल को, जीवा जो है ना उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है ना। और अगर मैं ये पॉइंट D मान लूं तो C1D जो होगा ये वाला हिस्सा, ये √3 - 1 ही तो होगा, क्योंकि ये छोटे वाले सर्किल की रेडियस है। तो अब ये साइड कैसे आएगी, ये वाली साइड कैसे आएगी, तभी मुझे इसका 2 गुना करना होगा। बोले सर कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग माइनस करते हैं। तो यही आपको करना है, क्या करना है कि √3 + 1 के होल स्क्वायर में से आपको माइनस कर देना है √3 - 1 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू जो होगी वो होगी AD² की। किसकी होगी, AD² की। बहुत ध्यान से समझना, D आंसर मुझे मिला है बच्चों के द्वारा, देखो जरा। तो A² - B² मतलब A + B A - B, तो A + B से क्या मिलेगा सर, A + B अगर हम दोनों को जोड़ेंगे √3 कटे आएगा सर 2 मिलेगा। और A - B से क्या मिलेगा भैया, A माइनस करोगे तो माइनस जब इसके अंदर जाएगा तो 2 मिल जाएगा। और A + B में क्या मिलेगा बताइए, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, बोले सर 1 कटे आएगा तो 2√3 आ जाएगा, ये AD² आ गया। तो आप ये देखो कि ये जो है ना ये वैल्यू AD² की कितनी आ रही सर, AD² की जो वैल्यू आ रही 4√3 AD² की वैल्यू। तो सिर्फ AD की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ AD की, सर सिर्फ AD की वैल्यू होगी 4 का √2, और √3 का स्क्वायर रूट क्या होगा सर 2√3, ऐसी होगी। यानी AD की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 2 × ये, और आपसे पूछा है AB की लंबाई, तो वो जस्ट इसकी ट्वाइस होगी, 2 गुनी होगी। तो 2 से गुणा अगर मैं करूंगा तो 2 से गुणा करने के बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा, और √3 अपने पास ऐसे ही बचा रहेगा। तो ये ऑप्शन किस आंसर में दिया था, बोले सर ये ऑप्शन जो है वो दिया था अपने पास B ऑप्शन में। किसमें दिया था, B। बस यही तो गलती हो जाएगी बच्चों से, यही तो गलती हो जाएगी, यही गलती आप लोग कर दोगे, बस इतनी सी ही बात है। सॉरी ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये पहले से ही 2 था, अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। आई एम सॉरी, ये 4 हो जाएगा भाई। अगर कोई चीज लिखी है √2, यहां पर जब कुछ नहीं लिखा होता तो 2 तो लिखा ही होता है ना। और फिर अगर मैं इसका स्क्वायर रूट ले लूं तो ये कितना बन जाएगा, अगर इसको मुझे लिखना ही है तो ये क्या बन जाएगा सर, मैं यहां लिख देता हूं, यानी कि 2 बार स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो ये बात तो 2 बार स्क्वायर रूट को ही दर्शाएगी ना। तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड। 8√3 जिसका था उसका गड़बड़ हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, आपको समझना होगा, और ये जानते हुए कि आप समझदार हो चुके हो। चलो, x + 1/x की वैल्यू दी है, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 पूछ रहा है। बहुत ज्यादा सरल क्वेश्चन है, आपको 10 बार बता चुके हैं कि अगर कहीं आपको दिया हो कि n + 1/n की वैल्यू अगर x हो और आपसे कहा जाए कि उसके स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये मैंने आपको कई बार बताया है। तो इसके स्क्वायर की वैल्यू इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करते हैं, है ना।
ये बात मैंने शायद आपको कई बार, सैकड़ों बार बताई होगी, इसको नोट कर लेना कहीं, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जो बात सैकड़ों बार बताई है वो उसको भी फॉलो कर पाओगे। तो अगर ये वैल्यू दी है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप कहोगे सर अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना होगा तो ये आ जाएगा सर 16 में से 2 माइनस कर देंगे 14। और सर हमें वैल्यू तो पावर 4 की चाहिए थी, तो एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बस कुछ नहीं सर, 14 का स्क्वायर माइनस 2, तो 196 में से 2 माइनस कर देंगे तो मेरे भाई 194 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसको छोड़ना छोड़ के जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से समझना, पहले पढ़ लो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अरे इसके ऑप्शन कहां है भाई, है ऑप्शन, चलिए जी, दिख रहा है ना ऑप्शन, छुप गए थे ऑप्शन। चलो भैया देखो और बताओ। हाँ 194 उसका बिल्कुल सही था। एक बार लाइक और शेयर बनता है भाई फटाफट। चलिए जी देखिए, यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से कितने समय में 92,600 होगी। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आप देखो सवाल कैसे चुटकियों में करोगे। आपको ये बात पता है ना कि अगर 8,000 रुपए आपके पास होते हैं, 8,000 रुपए अगर आपके पास हो तो ये 10% ब्याज की दर से 3 वर्षों में 9,261 हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं सर? क्योंकि सर ये 20 का स्क्वायर होता है और सर ये 21 का स्क्वायर होता है। ऐसा होता है 3 वर्षों में 10% की दर से। मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। क्या मेरी ये बात समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो? लेकिन यहां पर तुमको ये बोल दिया था को रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको दी थी 10%। कितनी दी थी? 10%। मेरी बात को ध्यान से समझो, कोशिश करो, आपको चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। चलो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, समझना ध्यान से। देखो आपके पास 80,000 रुपए थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% बताई गई थी, और ये जो अमाउंट बना था, मिश्रधन बना था, वो 92,610 बना था। और जब ब्याज आर्थिक यानी कि अर्धवार्षिक जोड़ा जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ हो जाती है। कितनी हो जाती है? हाफ। यानी कि अब ब्याज की दर रहेगी सिर्फ 5%। तो मेरे भैया 8,000 का 5% अगर मैं देखूं, ये पहले इंटरेस्ट देख लो कितना मिल रहा है। 80,000 से कितना इंटरेस्ट हो गया है? 12,610 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 12,610। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि भाई 5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है इफेक्टिव, तो 80,000 का 5% क्या होगा? तो आप ये कहोगे ना कि सर 4,000 होगा। 80,000 का 5% कितना होगा? 4,000। बोलो हाँ या ना। 3 ईयर आंसर आ गया। 3 ईयर एक आंसर आ गया। एक है बिट्टू साहू का 1.5 वर्ष। बिल्कुल सही। मेरी बात सुनो तो ध्यान से। 4,000 होगा कि नहीं होगा? 80,000 का अगर मैं आपसे 5% निकालने के लिए कहता हूं, और समय तो फिर 2 गुना होगा ही होगा ना, तो ये 4,000 होगा। अच्छा नेक्स्ट ईयर भी 4,000 हुआ होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और 4,000 का फिर 5% मिला होगा, तो 4,000 का 5% सर 200 और होगा। अगर मैं 3 साल पर देखूं तो ये 4,000 प्लस 200, और फिर इस पर भी हमें 5% मिला होगा, यानी कि 200 और प्लस इसका 10 और। तो अब अगर मैं ये देख पा रहा हूं कि मुझे 3 साल में जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 12,610 बना रहा है। और ये कब हुआ है? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो गई। तो ये समय जो तुम्हारा 3 आया है, इसको भी तो तुमको आधा करना पड़ेगा, यानी कि ये 1.5 साल में हो जाएगा। कितने वर्ष में हो जाएगा? 1.5 वर्ष में। तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। हाँ 1.5 सही दुर्गेश। 1.5 नहीं, 3 नहीं होगा, 1.5 होगा। ये ध्यान देना कि यहां पर जो ब्याज की दर है ना, वो अर्धवार्षिक के हिसाब से चल रही मेरे दोस्त, ठीक है, हाफ ईयरली के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और कोशिश करिए। हालांकि ये बहुत ज्यादा सरल सवाल है, तो मैं चाहूंगा, इससे ज्यादा सरल तो नहीं हो सकता त्रिकोणमिति में कुछ। इससे ये आप चाहेंगे हम कि आप इसको होमवर्क में करो, और कई बार तो बताया है। खैर कोई दिक्कत नहीं, बताओगे आप, मुझे उम्मीद है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए। तो सवाल नंबर 9। ये तो वास्तव में 8वां सवाल बहुत ही ज्यादा सरल आ गया था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और बताइए। थोड़ा सा लाइक और शेयर करते रहिएगा भाई, सभी से छोटा सा हाथ जोड़कर निवेदन है। ये मेरी उम्मीद भी है कि आप लोग सही ढंग से बताओगे। कह रहा है निम्न में से कौन सी क्रमिक छूट जो है वो दुकानदार के लिए बेहतर होगी? दुकानदार के लिए बेहतर होनी चाहिए, ग्राहक के लिए नहीं, दुकानदार के लिए। बहुत ध्यान से सुनना, यही चीजें जो है खरीदार कह रहा है, खरीदार के लिए बेहतर होगी।
यानी जो ग्राहक है। अब आप सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर 100 रुपए की चीज है, पहले 100 रुपए की चीज, उस पर दो कंडीशन है, एक ए वाली कंडीशन और एक बी वाली कंडीशन है। ए वाली कंडीशन पहले फॉलो करते हैं। पहला डिस्काउंट 20% का, दूसरा 15% का, तीसरा 10% का। तो आप बताओ अगर 100 की चीज है उस पर 20% का डिस्काउंट दे देंगे तो 80 की बचेगी? बोले सर बचेगी। 80 की चीज पर 15% का डिस्काउंट दे दोगे, 12 और कम हो जाएगा। 12 कम होने के बाद सर ये 62 की बचेगी, सॉरी 68 की बचेगी। और सर इस पर हम 10% का डिस्काउंट और दे देंगे तो 6.8 का डिस्काउंट और हो जाएगा। तो 6.8 का डिस्काउंट देने के बाद ये 61.8 की बचेगी, 61.2 की। अब आप देखो कि जो चीज 100 की थी वो कितने की बिकी? ग्राहक को 61 रुपए 2 पैसे की पड़ी, 20 पैसे की। तो यहां पर ग्राहक को फायदा कितना हुआ? 100 रुपए की चीज अगर आपको 61 रुपए 20 पैसे की मिलती है भैया, तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलेगा? बोले हाँ सर मिलेगा। सी आंसर आया है, बच्चों ने सी आंसर दिया है। सी आंसर का मतलब है ए और बी दोनों एक ही जैसी हैं, इनके कहने का मतलब है। अब जरा आओ इस पर बात करते हैं, बी वाली पे। 100 रुपए की चीज यहां पे भी मानिए, पहला डिस्काउंट 25% का था, देखो 25 घटाते हैं, चीज बची 75 की। दूसरा डिस्काउंट 12% का है, 75 का 12% घटाना है। तो 75 की अगर चीज है तो 12% कम कर देंगे तो 88 की बचेगी। बोले हाँ सर बचेगी 88% की। और फिर उसके बाद 8% का डिस्काउंट और है तो 100 में से 8% और कम कर देंगे, 92% की बचेगी। सीधे सीधे कैलकुलेशन है। अब सीधी कैलकुलेशन क्या है? 25 तिहाई 75, 25 चौको 100। देखिएगा ध्यान से, 4 से काट लिया 22 बार। और अगर मैं और थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से कटेगा 50 बार, तो ये दशमलव में आएगा। तो उसी दशमलव के हिसाब से बताइए कौन सा बेहतर डिस्काउंट होगा। और अगर आप ऐसे भी नहीं कर पाते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें परेशान मत होना कि अगर ऐसे करने में अगर आपको तकलीफ है तो दिक्कत की बात नहीं है। मैं आपको दूसरा तरीका बता दे रहा हूं, ध्यान से देख लेना। दूसरा तरीका क्या है मेरे भैया, गौर से सुनो। पहले वाले में 20 15 10 था, दूसरे में 25 12 8 था। 20 15 10, 20 15 10 और दूसरे में 25 12 8। ए बी रूल लगा लो, 2 के लिए ए बी रूल। तो ये क्या बनेगा? डिस्काउंट दे रहे हो तो माइनस का 35 प्लस का, अगर अब हम देखा जाए तो 20 गुणे 15 बटे 100, 20 पंजे 100, 5 तिहाई 15। ये डिस्काउंट बनेगा तुम्हारा 32% का। इस पर ग्राहक को कितना डिस्काउंट मिला है? 32 का। अभी खत्म नहीं हुआ, इसमें 10 और है। अब 10 के साथ इसका खेल होगा, -10 -10 -32 -10 प्लस क्या आ जाएगा? 32 गुणे 10 बटे 100। देखेगा ध्यान से, 0 से 0 खत्म, इससे यह दशमलव लग गया, -42 और प्लस में क्या आ जाएगा? 3.2। तो अब अगर आप तुम घटाते हो तो 42 में 3 माइनस हो जाएंगे, 39 बचेगा। 39 में 0.2 और माइनस कर दोगे तो 38.8% का डिस्काउंट यहां पर मिलेगा ग्राहक को, पहले वाले से। दूसरे पर आते हैं ए बी रूल के साथ। 25 12 37 प्लस 25 गुणे 12 बटे 100, 25 चौको 100, 4 तिहाई 12। 37 में से 3 माइनस तो 34 ही आ गया। सर इसके साथ 8 अभी और था, 8 का काम भी और कर लेते हैं। तो 34 गुणे 8 बटे 12 100। ध्यान से देखना, 34 और 8 42। इसको सॉल्व करना है, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार ये कट गया। अब तो कट नहीं रहा है, कटने की कोशिश, काटने की कोशिश करो। 25 एकम 25, 9 बचेगा। 25 तिहाई 75 और 25 छके 150 गुणे 2, तो -42 प्लस में 136 दूनी 272। 42 में 2 माइनस करोगे 40 बचेगा। 40 में 7 और माइनस कर दो, 0.7। तो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा लगभग 39.38 के आसपास या 28 के आसपास। ठीक, कितना बनेगा? 28। तो यहां पर ग्राहक को इतना डिस्काउंट मिल रहा है। एक जगह 38 मिलता है डिस्काउंट, एक जगह 39 मिलता है। तो सीधी बात, अगर 39 मिल रहा है तो बी वाला ज्यादा फायदेमंद होगा। और बी वाला किसमें था? बी वाला ज्यादा बेहतर होगा। और बी वाला ज्यादा बेहतर होगा खरीदार के लिए, यही आपको बताना था, बी वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा रहा हूं। आइए अगला सवाल।
अब इससे बेहतरीन चीजें क्या हो सकती हैं, आपको मैं कई कई तरीके भी बता रहा हूं, समझा भी रहा हूं। चलो नेक्स्ट देखो, ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या होगा, जैसा इस वक्त आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा 3 संख्या 1 2 3 के अनुपात में, उनमें से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए पर नई संख्या 2 3 4 के अनुपात में होती, संख्याएं कौन कौन सी हैं, वे संख्याएं कौन कौन सी हैं। देखो 1 2 3 के अनुपात में थी, सभी में 5 जोड़ा गया तो ये 2 3 और 4 के रेशियो में हो जाती हैं। तो अब आप ये देखो कि ये वाला जो रेशियो है ना वो भी 1 बढ़ा है +1, ये वाला रेशियो भी AB +1 बढ़ा है और ये रेशियो भी AB +1 ही बढ़ा है। तो जब रेशियो में जो डिफरेंस दिखता है वो इक्वल रहे हर बार, बराबर रहे हर बार, तो आप डायरेक्ट उसी को जितनी संख्या जोड़ी गई उसी के बराबर कर दें। 1 का मान 5 है, आपसे पूछ रहा वो संख्याएं कौन सी हैं। तो अगर 1 का मान 5 है तो 2 का मान क्या होगा 10, 3 का मान क्या होगा 15 और 4 का ये होगा। तो पुरानी वाली संख्याएं क्या होंगी अगर मैं देखूं तो, सर 5 ये 5, सर ये 10, तो ये संख्या 15 हो जाएगी। और यही आपसे पूछा था, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बिट्टू साहू बिल्कुल सही, दुर्गेश तिवारी बिल्कुल सही। नेक्स्ट आओ। अरे वाह, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस के बेहतरीन क्वेश्चंस में है जो लगभग हर बार पूछा ही जाता है। चलिए जी देखिए और बताइए। हाँ सही है बिट्टू, कोशिश करूंगा 1 घंटे में आपको 35 क्वेश्चन करा दूं, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं, इसीलिए स्पीड है मेरी इस वक्त, ठीक है, और कोई कारण नहीं है। मिक्सी होता है, आधा का होता है। मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 है। एक दुकानदार अपने खरीदार को 10% तथा X% की दूसरी छूट देता है। यदि खरीदार ने उसके लिए 1224 दिए हो, X का मान क्या है। ध्यान से देखना, 1600 की मार्क प्राइस पर 10% का पहला डिस्काउंट, यानी कि 160 रुपए कम हो गए। अब 1600 की चीज 160 रुपए कम की होगी तो 1440 की होगी, होनी चाहिए 1440 की, लेकिन ये 1440 की ना बिककर 1224 की बिकी है। तो 1440 से अगर ये 1224 की बिकी है तो कितने रुपए कम हुए भैया, देखते हैं। 10 में से 4 6 कम हो गया, यहां पर 3 में से 2 1 कम हो गया और 14 में से 12 2 कम, 216 रुपए कम हो गए। ये जो 216 रुपए कम हुए ये किस पे हुए होंगे सर, 1440 पर हुए होंगे। बस यही आपको बताना है कि ये कितने % है भैया। 0 से 0 का काम खत्म करिए। 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, 12 से 12 बार ये कट जाएगा। देख पा रहे हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। 3 छंग 18, 3 चौको 12, 4 से 10 को काटोगे 2.5 बार में, और 2.5 गुणे 6 जो होता है ये 15% होता है। यानी दूसरा जो डिस्काउंट की बात कर रहा था वो 15% का था। सबका आया क्या, सी नहीं होगा, इसका बी आंसर होगा, इसका बी होगा दोस्त, सी नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाओ। एंगल BAD पूछा, लगाओ दिमाग। अब जरा फास्ट है ना, जब क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जब तेजी हो रहा है तब लगाओ दिमाग, देखे कितनी तेजी में आता है। कल कोई बालक कह रहा था सर चुटपुटिया क्वेश्चन मत लाइएगा। हम कह रहे हैं बस इतनी सी बात कि आप क्वेश्चन तो लगाओ, चुटपुटिया या नहीं चुटपुटिया वो तो बात की बात है। एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, A B और C। AB बराबर है AC के, चलिए ये भुजा इसके बराबर है। आगे कह रहा है एंगल B 35 डिग्री है, चलिए ये एंगल B 35 डिग्री है। तो अगर एंगल B 35 है तो ये भी 35 ही होगा, क्योंकि दोनों साइड बराबर है तो इनके कोण बराबर। तो 35 35 70, ये एंगल 110 का हो जाए। कह रहा AD आधार BC की माध्यिका है। अब एक हमें मीडियन खींचनी है जो कि यहां से BC पर जाएगी और इसका नाम होगा AD। क्या नाम है, AD, ये D है। AD बीजा BC की माध्यिका हो गई, ठीक है। तो एंगल BAD कितना होगा, एंगल BAD पूरा 110 था। अब आपसे सिर्फ ये एंगल पूछ रहा है, बताइए कितना सरल सवाल हो गया, बता दो भाई। अब इससे ज्यादा सरल तो कुछ नहीं हो सकता ना मेरे दोस्त। कैसे सर, कैसे नहीं हो सकता, देखो जरा कैसे नहीं हो सकता। ये एंगल 90 होगा, 90 और 35 मिलकर 90 और 35 सर 125, 125। अब 180 में अगर तुम 125 माइनस कर लेते हो तो क्या आपके पास 55 नहीं बचेगा। बोले अब सर बचेगा, तो ये जो एंगल होगा जो आपसे पूछा है BAD, ये 55 डिग्री तो होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 55। ठीक है, दुर्गेश, बिट्टू, नैतिक, अजय, वेरी गुड। नेक्स्ट आओ। चलिए x की वैल्यू बतानी है। अरे तो
x की वैल्यू के लिए आंसर पूछ रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो ये 3/4 लिखा और ये 4/3 लिखा है, तो इसको जस्ट रिवर्स कर देना, और यहां भी 3/4 है, तो मैंने कहा 3/4 की पावर जो शुरुआत में लिखा था 3 वो लिखा रहने दो, और ये जो 4/3 था ना इसको मैंने भी 3/4 लिख दिया, लेकिन इसकी माइनस पावर प्लस कर दी, तो बस ये ऐसे हो गया। और मेरे भाई इधर भी लिखा था 3/4 की पावर 2x। अब बेस मल्टीप्लाई में है, सेम है, तो पावर जुड़ेगी, यानी ये 10 बराबर किसके होगा, 2x के, और 10 बराबर 2x के, तो x का मान आपके पास आएगा 5। तो सही जवाब बी ऑप्शन। अगला सवाल चलिए जी देखिए, आए हाय है, ये तो बड़ा ही सरल और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछ दिया है भाई साहब इस बार, तो मतलब जिल्ले इलाही वाला क्वेश्चन है ये। एक रेडियन की डिग्री में माप कितनी होती है, चलो बताओ फटाक से, देखें कौन बताता है। ये तो बड़ा सरल सा सवाल है, व्हाट इज द मेजर ऑफ 1 रेडियन इन डिग्री होगा, इन डिग्री। एक रेडियन जो होता है ना वो डिग्री में किसके बराबर होता है, तो आपका जवाब होगा सर एक रेडियन 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के बराबर होता है। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के बराबर होता है, लगभग ऑप्शन नंबर पहला आंसर आएगा। चलो नेक्स्ट आओ 15वां नंबर सवाल, ठीक है। ठीक है, सवाल ज्यादा है, रफ्तार इसीलिए है। अब मेरी रफ्तार के साथ जो बच्चे कह रहे थे कि सर हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, आपके सरल क्वेश्चन है, अब रफ्तार के साथ अगर आपको करना है तो आप कितनी जल्दी मैनेज करोगे देखते हैं, ठीक है। और वैसे आप मैनेज कर लोगे, आप होशियार हो मुझे पता है, ठीक है। चलिए देखिए सवाल कह रहा है भाई, क्या कह रहा है सवाल कह रहा है ABCD एक आयत हो और PQR और S है यहां पर, ठीक है, ये S है, क्रमशः इसके मध्य बिंदु। देखो ABCD एक आयत बनाते हैं, ABCD को आयत बना लेते हैं, तो ABCD आयत है और ये S लिखा है, ठीक है, ये S है, S है। और PQRS AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। अब अगर इसके मध्य बिंदु है तो कैसे लिखेंगे, इन मध्य बिंदुओं को कैसे इंडिकेट करेंगे, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करना और समझना। एक मध्य बिंदु यहां पर हो गया, इससे इसको ऐसे मिला लेते हैं। जब मध्य बिंदु वाला हिसाब बन जाएगा तो कैसे बनेगा, इससे इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है, फिर इससे इसको ऐसे मिला दिया मध्य बिंदु से, ठीक है। बर्फी बनानी है और इससे इसको ऐसे मिला दिया मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु क्या क्या थे इसको देख लो, AB में क्या था सर P था, ठीक है। BC में क्या था, BC में सर Q था, लगातार है PQRS। कह रहा है कि मध्य बिंदु दो तो PQRS का क्षेत्रफल किसके, अरे ये तो बहुत सरल बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनना और नोट कर लेना। जब किसी आयत के सभी भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाया जाता है तो इससे हमारा ये जो एक तैयार हुआ चतुर्भुज है, एक ये जो क्वाड्रिलेटरल तैयार हुआ है जिसको मैं कलर कर रहा हूं, ये जो क्वाड्रिलेटरल तैयार हुआ है ना, ये चतुर्भुज जो तैयार हुआ है PQRS, देखिए जरा, ये जो PQRS का क्षेत्रफल पूछा है, ये ABCD के एरिया का, ABCD के क्षेत्रफल का, पहले वाले के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो जिसमें ये ऑप्शन हो वो लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक, याद रखिएगा, इस चीज को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए, बच्चे ए आंसर दे रहे हैं यार, क्या बात कर रहे हो, ये चीज भूल जाओगे अजय, अरे नहीं यार ऐसा मत करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा बताओ, छोटी छोटी चीजें मत भूलो, बाकी बड़ी चीजें तो हम याद ही रखा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी रहेगी उसमें। कह रहा एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा, देखना ध्यान से, एक ये एक्स और वाई एक्सेस खींच लिए, ये एक्स है ये वाई है, एक्स अक्ष के समांतर सरल रेखा, ध्यान से सुनिए ना, ये एक्स एक्सेस है, 3 एकक नीचे हो, मतलब नीचे का मतलब नेगेटिव की तरफ हो, तो 1 2 3 यहां पर एक पैरेलल लाइन है एक्स अक्ष के समांतर जो कि इससे होकर जाती है, ऐसे करके जाती है, ठीक। इसका समीकरण क्या होगा, ये क्या है ना सर, ये -3 है, और ये जो रेखा है ये किसके पैरेलल है सर, एक्स के पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एक्स के। आपसे पूछ रहा है ये जो लाइन ये जा रही है रेड वाली, इसका जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, जल्दी से बताइए, ये ऑप्शन है, फटाक से देखो। अच्छा वो पहले का है, ठीक है, चलो इसको देखो और बताओ। सर अगर ये रेखा एक्स से जा रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है और नेगेटिव की तरफ, तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि नेगेटिव तो आना ही आना है,
तो पॉजिटिव वाले अपने पास से पहले घटा देते हैं, ये घटा ये घटा, 8 हो नहीं सकता है, बचा क्या माइनस में 3। लेकिन बस ये है, ये x इज इक्वल टू -3 नहीं होगा, ये y इज इक्वल टू -3 होगा, y इज इक्वल टू -3 होगी। इस रेखा का समीकरण क्या होगा, y इज इक्वल टू -3। मेरी बात समझ पाए सभी लोग? ए जितने बच्चे आंसर दे रहे थे y इज इक्वल टू अगर -3 लिखा था उसमें, देख लेता हूं अगर y इज इक्वल टू -3 लिखा था तो फिर ठीक बात है, नहीं y इज इक्वल टू 3 लिखा था उसमें, y इज इक्वल टू -3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आओ फटाक से बताओ। ठीक है, चलो सवाल पढ़ो। 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है, तो उसकी जीवा कितनी, उसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? अच्छा लगी, अभी ऐसा सवाल बताया था लेकिन फिर भी एक देख लो, ये वृत्त हो गया, ठीक है। इसमें 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा लेता हूं मैं, 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा मान लीजिए, मैंने ये ले ली। ये कह रहा है कि ये वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है। अब मान लो ये वृत्त का केंद्र है और उससे ये 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो जीवा की लंबाई कितनी है सर, 30 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, 8 है, और ये परपेंडिकुलर हमेशा रहता ही है, तो 30 से ये कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। आपसे पूछ रहा था रेडियस ऑफ सर्किल कितना होगा, रेडियस ऑफ सर्किल यानी कि ये हिस्सा क्या होगा। तो सिंपल सी बात है कि सर पाइथागोरस लग रहा है, पाइथागोरस लग रहा है, तो क्या कह रहा है पाइथागोरस, 15 8 से ये क्या होती है, 17 होती ना, 225 और 64 289 और 17 ये हो जाएगी। अगर पाइथागोरस लगा देंगे कि 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होता है, तो ये जो भुजा होगी, जो रेडियस होगी वृत्त की, वो कितनी हो जाएगी, 17। बिट्टू साहू, सत्येंद्र सागर, हाँ दुर्गेश, ठीक बात है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। चलो जी देखो अगला सवाल देखिए और कोशिश करिएगा इस सवाल को, और एक बार शेयर कर दीजिए फटाक से। तो कोशिश ये रहेगी कि जितनी जल्दी आप शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे, उतना मजा ही मजा आएगा, ठीक है। चलिए जी देखिए और शेयर करिए एक बार फटाक से। चलो देखो, कह रहा है एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है, जिसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है, ठीक है। चलिए जी 150 दिन में उसे पता चलता है कि 50 दिन में केवल 1/4 काम पूरा हुआ है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, यानी कि अगर 200 लोग काम करें और 50 दिन काम कर लें, तो इसका मतलब जो है सिर्फ 1/4 काम पूरा हो पाता है। 200 लोगों के द्वारा 50 दिन में कितना काम पूरा हुआ, 1/4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये 200 लोग 50 दिन में, ये मैन है, ये डे है और ये वर्क है, ठीक। 200 आदमी 50 दिन में 1/4 काम कर पाते हैं। तो अब ये बताओ अगर 1/4 काम हुआ तो काम बाकी कितना सर, 3/4 काम बाकी है। काम करने का कॉन्ट्रैक्ट कितने दिन का था, 150 दिन का, उसमें काम हुआ कितने दिन, 50 दिन का। कितने दिन का काम बाकी है सर, 100 दिन का काम बाकी है। कितने लोगों का सर, 200 लोगों के 100 लोगों का काम बाकी है। 200 लोगों के 100 दिन का काम बाकी है। कितना काम है सर, 3/4 है। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ, है ना, आई, ठीक है। अब समझना, कह रहा है तदनुसार अगर कार्य निश्चित समय में पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। अब इस सवाल एक लाइन का है, अगर आप समझ लो तो बहुत ध्यान से समझना। डी आंसर मुझे दिया गया है 75, बच्चों ने 75 आंसर दिया है। सुनिएगा ध्यान से, बहुत प्यार से। आपको यह पता है ना कि 200 लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था वो कितने दिन का लिया था सर, 150 दिन का लिया था या नहीं लिया था। देखो शुरुआत में लिखा है 200 दिन लोगों ने 150 दिन का कॉन्ट्रैक्ट लिया था। अब इसमें 50 दिन तो काम हो चुका है। अब इसी काम को जो 200 लोगों के 150 दिन का था, इसे मात्र और मात्र 100 दिन में आपको समाप्त करना। ये एक लाइन का सवाल है। तो अगर इसे 100 दिन में समाप्त करना है तो उसके लिए आपको 300 आदमी जरूरत पड़ेगी। और सर 300 आदमी में 200 आदमी आपके पास पहले से थे, 200 आदमी पहले से थे, तो अतिरिक्त कितने व्यक्ति लगे होंगे, 100 व्यक्ति लगे होंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
1.5 किसका आ रहा था, डी किसका आ रहा था और क्यों आ रहा था भाई? इतना सरल सवाल एक लाइन का था, जितना नीले में लिखा है ना उतना ही आंसर है, उतना ही सवाल था। चलो नेक्स्ट आते हैं। एक व्यक्ति स्थिर जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तैर सकता है, ठीक बात है, और यदि जलधारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो। सुनना, आदमी 3 की रफ्तार से तैर सकता है और धारा की गति 2 है। तो अगर धारा के साथ आदमी तैरेगा, साथ में धारा के साथ साथ तैरेगा तो 3 + 2 5 गति होगी, और अगर धारा के विपरीत यानी अगेंस्ट तैरेगा तो 3 - 2 1 होगी किलोमीटर प्रति घंटे। कह रहा है कि उस व्यक्ति को 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरने और वापस आने में, तो 10 किलोमीटर, देखो ध्यान से, अगर वो बच्चा 10 किलोमीटर धारा के विरुद्ध तैरेगा तो 1 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तैरेगा, और अगर धारा के साथ तैरेगा तो भी 10 किलोमीटर ही तैरेगा, लेकिन तब स्पीड उसकी 5 होगी। तो भैया 10 घंटे यहां पे लगेंगे और सर 2 घंटे यहां लगेंगे, तो टोटल समय कितना लगा? 10 घंटे + 2 घंटे, यानी कि उसे 12 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 10 कहां से बेटा? सवाल तो पढ़ लिया करो पूरा। नैतिक, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की, ओ दीवाना। चलो अगला सवाल आता है, ठीक है, सवाल नंबर 20। चलिए देखिए, बेहतरीन, तरोताजा, मस्त कर देने वाले सवाल है। रफ्तार के साथ मेरे साथ जुड़िए और लोगों को जोड़िए भी। पहला दिन है आज वरदान सीरीज का, मैं फिर से कह रहा हूं, ये सीरीज आप पूरी कंप्लीट कर लो मेरे साथ साथ, मजा आ जाएगी पेपर में देख के। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, या उत्तर प्रदेश पुलिस की। इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि ये समझ लो कि वरदान ही है। और देख लो यूट्यूब पे 35 क्वेश्चन की अगर मैथ में कोई सीरीज चला रहा हो तो सब 10 से 15 में झूलते हैं, 20 में, ठीक है। आज से मैंने शुरू करा है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ए से चलकर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगती है। तो भाई सबसे पहले तो अगर वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो उस ट्रेन की प्रति सेकंड रफ्तार क्या होगी? सर 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। अब वो 10 सेकंड में आदमी ही पार करती है, तो 10 × 10 के हिसाब से ये पता चल जाएगा कि ट्रेन की जो लंबाई है वो ट्रेन 100 मीटर लंबी ट्रेन है। और या फिर ये कह सकते हो ये इतनी ही दूरी तय करती है 100 मीटर की, ठीक। जब ट्रेन आदमी पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। आगे कह रहा है तदनुसार वह 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। देखो कितना सरल सवाल है। अब 100 मीटर की ट्रेन और 55 मीटर का प्लेटफॉर्म, यानी दूरी तय करने के लिए हो गई 155 मीटर भैया। और ट्रेन की स्पीड कितनी है सर? 10 मीटर प्रति सेकंड है, तो इसी हिसाब से वो पार करेगी। दशमलव आ जाएगा 15.5 सेकंड उसे लगेंगे, यानी कि इसको आप ये लिख सकते हो कि 15.5 सेकंड में वो उतने प्लेटफॉर्म को पार करेगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इससे सरल तरीका कुछ हो सकता है क्या? बस ये है कि जब शुरुआत में पढ़ा रहे हैं तो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने होते हैं और कुछ नहीं। आइए अगला सवाल पढ़िएगा। देखो 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 अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया, बी इज द राइट आंसर। 50 संख्याओं का औसत 38 है। इसमें से 2 संख्याएं 45 और 55 हटा दी जाती हैं। ध्यान से सुनना, औसत 38 था, 45 हटाई गई और 55 हटाई गई। यहां से कितना गया? बोले सर यहां से 38 और 7 गया 45, और यहां से कितना गया? सर यहां से 38 और अगर देखा जाए तो 12 50 और 5 55, 17 गया सर, 17 गया है ना, गया कि नहीं गया? तो टोटल कितना चला गया सर? 19 चला गया है। और ये जो 19 गया है, सॉरी 29 गया, 29 ये जो 29 गया है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये जो 29 गया है इसका प्रभाव पूरी की पूरी 50 संख्याओं पर तो पड़ने वाला है ही, है कि नहीं है? बोले है सर। अब अगर पहले औसत 38 रहा है तो अब औसत 38 से कम होगा या ज्यादा होगा? 38 से सर कम होगा। कितना कम होगा इस पर ध्यान से देखना है। लेकिन यह बात कंफर्म है कि सर आंसर दशमलव में आएगा, तो ये और ये तो उत्तर नहीं है। एक बच्चे ने बी आंसर दे दिया है, ये तो उत्तर नहीं है। अब उत्तर क्या होगा उस पर ध्यान देते हैं। सर अगर मैं 29 को 50 से डिवाइड कर लेता हूं
तो अपने पास क्या आएगा सर, एक जीरो हटाकर यहाँ दशमलव लगा देते हैं और भाग दे देते हैं, तो सर अपने पास 25, 5 से इसको डिवाइड करें तो 5 पचम 25 और 5 अट्ठे 40 आ जाएगा, 2 अंक पर दशमलव लग जाएंगे। सर इतना कम हो जाएगा, 0.58 सभी में, पहले 38 था। अब मान लो कि 0.58 कम कर लेते हैं तो जो लगभग तुम्हारे पास 37.5 के करीब आंसर दे देगा। तो सही जवाब होगा सर 37.5। इतना ये सवाल था। नेक्स्ट, अगला सवाल मेरा 41। जोड़ना नहीं है, कम किया ना, सवाल से चीजें पास से चली गई हैं तो वो कम होंगी ना, जोड़ोगे क्यों, 41 क्यों करोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अरे ये तो बहुत सरल सवाल है। आज ऐसे सवालों की शॉर्ट ट्रिक का वीडियो मैं तुमको दूंगा, लेकिन पहले मैं यहां पर सवाल ये पूरा ही बता देता हूं ताकि समझ पाओ। तो देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3, इस पूरे को अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वल किस तरफ लाते हैं तो इधर हो जाएगा माइनस का 2a, फिर हो जाएगा प्लस का 2b और फिर हो जाएगा प्लस का 2c और इधर बचेगा बराबर में 0। अब मैं आपसे कहता हूं कि ए स्क्वायर के साथ ए वाला हिस्सा रख लो -2a वाला, और इस 3 से +1 इसमें लिख दो। फिर मैंने कहा बी स्क्वायर के साथ बी वाला पार्ट यानी कि ये लिख दो 2b, और इस 3 का +1 यहां भी लिख दीजिए इसके साथ। और फिर मैंने कहा कि सी वाला हिस्सा इसके साथ लिख के इसको भी +1 दे दो, बराबर 0। तो आपको ये दिखेगा सर, ये लिखा है a -1 का होल स्क्वायर, सर ये लिखा है b +1 का होल स्क्वायर, और यहां लिखा सर c +1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a की वैल्यू +1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू जो है -1। ये इतना करके निकालने से अच्छा मैं आपको शॉर्ट ट्रिक का वीडियो दूंगा, शायद रात तक आपको 10 बजे तक मिल जाए, लेकिन उससे पहले जब तक नहीं आता है तब तक ये तरीका आप देखो और समझो। अब एबीसी के मान आ गए तो a का मान यहां रखेंगे 2, b का मान -1 रखेंगे तो +1 आ जाएगा और c का मान -1। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका उत्तर ही क्या बचेगा सर, 2 बचेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब कोई बच्चा 0 बोलने लगा, तुम लोग कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो यार आज। चलो नेक्स्ट देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद कर 23 नंबर जो क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन अभी तक मैंने होमवर्क में दिया है। अरे यार बाल आ गया। हाँ, अब ये 23वां नंबर क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में करके इसका आंसर मुझे कमेंट करना होगा, ठीक है। मैं जानता हूं नहीं करोगे, लेकिन मैं कहता हूं कि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, 2 तो लिखा ही था, 2 तो होगा ही होगा, बिट्टू साहू, ठीक है, 0 नहीं होगा बिट्टू मेरे दोस्त। चलिए जी, अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 24वां। फटाफट से देखो, ये होमवर्क में आपको कमेंट करना है। मुझे पता है कि जवाब नहीं दोगे, लेकिन फिर भी मेरी आदत है कि जाती नहीं है, क्योंकि नींद मुझे आती नहीं है। चलो देखो, पढ़ा जाए क्वेश्चन। ए एक काम 18 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए भैया, ए ने एक काम 18 दिन में किया है और बी ने वो काम जो है 15 दिन में किया। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया सबसे पहले कुल काम के लिए, तो ये पता चला इसके एक दिन का काम 5 है, इसके एक दिन का काम 6 है। आगे बढ़ते हैं। बी ने वह कार्य 10 दिन करके छोड़ दिया, यानी 10 दिन तक अगर बी काम करेगा तो 60 काम कर लेगा। अब बचा काम कितना होगा सर, 90 में से 60 अगर काम बी ने कर लिया तो सर 30 काम बचा होगा। शेष काम ए अकेले कितने दिन में। अरे यार ये सवाल नहीं होना चाहिए था, ये तो बहुत ही सरल सवाल था कि सर 6 दिन में कर लेगा। ये तो खैर मान लो बहुत निहायती सरल हो गया, इससे तो कोई दिक्कत ही नहीं। चलिए जी अगला सवाल नेक्स्ट। 6 दिन, अरे वाह। सभी से निवेदन यह है कि पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन आज से शुरुआत हुई है, डेली कराएंगे। मैथ मिक्स क्वेश्चन डेली 35 क्वेश्चन होंगे, शाम 6 बजे से क्लास शुरू होती है और एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की कर रहे हो, ग्रुप डी की कर रहे हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए अपेयर हो, इवन अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए है। प्लीज मेरे साथ बस जुड़े रहिए। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है tan A, tan 2, tan 3, tan 4 और यहां तक कहां तक आएगा। तो बड़ी साधारण सी बात है भैया, आप सब जानते हो कि अगर सब चीजें गुणे में रहती तो ये मिलकर 1 बना देता है, tan 2 tan 88 के साथ मिलकर 1 बना देगा, tan 3 tan 87 के साथ मिलकर 1 बना देगा और ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा।
हाँ, बीच में एक चीज आ जाएगी 1045, और उस 1045 में कुछ करना नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू खुद ही 1 होती है, तो जवाब होगा 1। ठीक है, इसका आंसर नहीं आया, अरे बाप रे, अभी तक, ओए होए 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 होए। चलो खैर, नेक्स्ट आओ। ये सवाल अभी मैं 26वां आपको बता चुका हूं, पीछे ये सवाल था, प्रीवियस क्वेश्चन दोबारा से शायद रिपीट हो गया है। ये शायद मैं अभी आपको बताया था कि इसमें 1.5 वर्ष उत्तर आता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 27। ये है एक बेहतरीन अच्छा सा सवाल। अभी इसका कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बोला है, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग इसका सही जवाब दोगे। चलो फिलहाल बताओ, देखिए कितने लोग सही जवाब देते हो। सवाल नंबर 27 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 27। अब आप अगर ध्यान से देखो और अपनी पारखी नजर और निर्मा सुपर से अगर आप काम ले रहे होगे तो आपको ये चीज समझ आएगी। क्या आएगी? कि सर जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, फिर डैश 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 सो ऑन 177, 178, 179, तो सर यहां बीच में कहीं सर cos 90 भी आया होगा, और cos 90 की वैल्यू तो सर 0 होती है, और 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करें तो सर आंसर तो 0 ही आना है। इसमें ऐसी क्या दिक्कत थी जो नहीं आएगा? इसमें अनंत कहां से आता है? इसमें अनंत थोड़ी ना आता है, जब तक वो कहे ना कि अनंत तक जा रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और कोशिश करिए प्लीज। सवाल नंबर 28। इसमें थोड़ी ना अनंत आता है। बच्चे कैसी बात कर रहे हैं यार, है? दुर्गेश चलो भाई, अच्छा ये सवाल तो देखो, कम से कम गुस्सा क्यों रहे हो। आइए समझते हैं और जानते हैं। देखो हमसे पूछ रहा है x³ + 1/x³ का मान चाहिए, तो उससे पहले हमें x + 1/x का मान तो पता हो, तब तो हम इसका मान निकाल लेंगे। तो ये मान कैसे पता होगा, इस पर ध्यान देना। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सर उसका क्या फायदा होगा? उसका फायदा ये होगा कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर 3x आएगा और इधर आएगा x² माइनस का 2x प्लस का 1। अगर इससे कॉमन लेके मैं काट देता हूं x को, तो यहां 3 बचेगा, यहां x बचेगा, यहां -2 बचेगा और यहां 1/x आ जाएगा। 3 कॉमन लेके काट दिया। देखो अगर मुझे यहां से सिर्फ x + 1/x चाहिए होता तो हमें -2 को उधर भेजते तो 5 हो जाता। अब मेरे दोस्त तुम्हारे पास x + 1/x का मान आ चुका है, और किसका पूछा है? बोले सर x³ + 1/x³ का मान पूछा है। तो इसका तरीका क्या होता है कि जो वैल्यू आई है, रेड से लिख रहा हूं, आप लोग कौर से लिखना, इसी का क्यूब करके इसी में उसी संख्या का 3 गुना घटाते हैं। याद आया? हाँ सर याद है। 125 में से 15 घटा दीजिए तो आपका जो जवाब होगा वो सर 110 होगा इस सवाल का। ऑप्शन नंबर ए। डी आंसर नहीं बिट्टू साहू, ए आंसर। हाँ ठीक है, अब सही है। नैतिक कुमार डी नहीं होगा दोस्त, ए होगा। सवाल को प्यार से समझिएगा, मोहब्बत से, तो आपको और अच्छा लगेगा कि सर यार ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। सवाल नंबर 29वां देख लीजिए और बता दीजिए। बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 29 आपके सामने। बेहतरीन सवालों पे एक और बेहतरीन सवाल आपके सामने है, प्लीज देखिए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर 29 की वैल्यू पूछ रहा है। अब मैंने आपको एक बार बताया था, शायद याद हो तो कि शायद ना हो, कि सर sin² A लिखा हो प्लस सर sin² B लिखा हो। कुछ ही दिन पहले की बात है। सर इसकी वैल्यू 1 आएगी कब? जब A + B जो है ना, एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं। ये बात मैंने आपको बता रखी है, बस ये है कि शायद याद ना हो मुझे इसको। खैर अगर नहीं याद हो तो नोट कर लेना। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि सर ये A है, ये B है, और इन दोनों का जो सम है ना वो 90 डिग्री आ रहा है, तो ये वैल्यू होगी 1 के बराबर। ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। 0 नहीं, A आएगा विकास। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके सामने, उम्मीद करेंगे कि आपको दिख रहा होगा, और अगर ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है तो मैं ऑप्शन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, अब दिखने लगे होंगे। ठीक है, चलिए जी देखिए अगला सवाल और बताइए। तो चलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का परिमाप 8 सेंटीमीटर है। यदि उस शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा? देखो ऊंचाई दी है तुमको 21। शंकु जो होता है उसका आधार कैसा होता है? देखिए शंकु है डायग्राम में कि नहीं है? अगर नहीं है तो हम बना देंगे, कोई बात नहीं। देखो ये जैसे एक ये ट्राइंगल मैंने ले लिया।
अब शंकु कैसा होता है? शंकु सर जी ऐसा होता है कि अगर मैं इसमें कुछ ऐसे करके बना दूं नीचे सर्किल, ये सर शंकु होता है। तो शंकु का जो बेस होता है वो होता है स्क्वायरिश शेप का। तो स्क्वायर का जो वो परिमाप होता है, स्क्वायर कह रहे हैं वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, और ये 8 के बराबर दिया है। तो आप ये कह सकते हो कि सर 2 पाई आर की वैल्यू सर 8 है। यहीं तक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है इसका आयतन क्या होगा? तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है सर? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। मैं तुमसे ये बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर तुम यहां से आर की वैल्यू निकालते तो क्या ये आर की वैल्यू 8/2 पाई आती है, जिसको तुम 4/पाई लिख सकते थे? हाँ या ना का जवाब देना भाई। 2 से 2 काट दोगे, आर की वैल्यू क्या आएगी? 4/पाई आएगी। बोले आएगी सर। तो मैंने कहा 1/3, इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं कि जैसे पाई की जगह पाई लिखा, आर की वैल्यू क्या है? 4/पाई, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगी सर 16/पाई स्क्वायर, और h की वैल्यू तो 21 थी। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, और 3 से इसको काटोगे तो मेरे भाई 7 बार, तो 16 सत्ते 112 ऊपर, और सर पाई उसके नीचे। 112/पाई सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो इस सवाल का आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब क्या इससे इजी था सवाल? हो सकता है, नहीं हो सकता ना। चलो 31, अरे वाह, ऑप्शन नहीं है इस सवाल में, लेकिन सवाल बड़ा ही प्यारा है, बड़ा ही उम्दा है। ऑप्शन नहीं है लेकिन सवाल बहुत प्यारा है। जोनाथन नायर, क्या लिख रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा हूं तुम्हारी इंग्लिश, एक तो लिखी तुमने बहुत माशाअल्लाह है। चलिए जी, देखिए कह रहा है एक वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं 2 वृत्त बना लेता हूं ऐसे करके, ध्यान से सुनना, और इस पर मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, इस पर मैंने एक स्क्वायर बना लेना है ऐसे करके, ठीक। और इस स्क्वायर के अंदर भी मैं एक वृत्त बना लेता हूं, इस स्क्वायर के अंदर भी मैं एक वृत्त को बनाता हूं ऐसे करके। कह रहा है स्क्वायर के परिवृत्त की और अंतःवृत्त की रेडियस का रेशियो क्या होगा। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे, और उम्मीद करेंगे कि आप मेरी बात समझ पाओगे। देखो, मैं अगर इस स्क्वायर को यहां से यहां तक ऐसे मिला देता हूं तो क्या ये स्क्वायर का डायगोनल कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा? बोले हाँ सर। मैंने कहा स्क्वायर की साइड मैंने ए मान ली, तो अगर ए मान ली तो इसका जो विकर्ण होगा वो a√2 होगा या √2a होगा। तो अगर ये √2a हुआ तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या जो होगी वो ये पार्ट होगी, बड़े वाले वृत्त की जो बाहर बना उसकी रेडियस ये होगी, यानी कि इसका आधी। तो बड़े वाले रेडियस की जो बड़े वाले सर्किल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी सर? a√2 का आधा। और अंदर वाले की रेडियस क्या होगी? देखना ध्यान से, अंदर वाला रेडियस जो सर्किल है ना उसकी रेडियस क्या होगी सर? अगर मैं इसको ऐसे मिलाता हूं, देखो ध्यान से, अगर मैंने इसको ऐसे मिलाया तो ये छोटे वाले सर्किल का डायमीटर होगा जो कि a के बराबर है। तो उसकी रेडियस क्या होगी सर? a की आधी होगी, यानी a/2 होगी। अब देखना, अंतः त्रिज्या पहले कही है, परित्रिज्या बाद में कही। तो अंतः त्रिज्या का मतलब a/2 और परित्रिज्या का मतलब a√2/2। ये रेशियो 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल, रेशियो क्या मिलेगा? 1 और √2 का। ये होगा उनका रेशियो 1:√2, 1:√2। बहुत बढ़िया यार, 1:2 नहीं होगा, 1:√2 होगा। कितना बढ़िया सवाल था, इंपॉर्टेंट लिख लेना इस सवाल में, वाकई में अच्छा है। नेक्स्ट चलिए जी, देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 32। वेरी गुड, वेरी गुड। साथ साथ मैच करते हुए पढ़ोगे, बड़ी मजा आएगी। लेकिन अगर मैच करने से थोड़ा पीछे रह जाओगे तो तुम ये समझ लेना तुम जीवन में पीछे रह जाओगे, जो मैं नहीं चाहता हूं। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, यानी कि 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो जो चीज शुरुआत में थी 10 की, वो 1 कम होकर 9 की होगी। वर्ष उसकी वर्तमान कीमत 50,000 है, तो 2 वर्ष बाद कीमत क्या होगी? तो 2 वर्ष बाद वो सर 10 की चीज फिर से 9 की, यानी कि जो सर चीज आज 100 की है वो 2 साल बाद 81 की रह जाएगी। लेकिन यहां पर 100 की कीमत तुम्हें 50,000 दी है, तो तुम्हें 81 की कीमत बतानी है।
सबसे पहले जो 9 से कटे वो आंसर, हालांकि सारे के सारे ऑप्शन जो है इसमें से 9 से कटने वाले हैं, तो आप क्या करो 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, तो 1 की वैल्यू 500 आ जाएगी। 81 की वैल्यू आपको निकालनी है गुणे 500, 2 जीरो ये 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 40,500 रुपए रह जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब देखिए बिट्टू साहू, बहुत सुंदर यार बिट्टू, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। विदाउट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर देना, बहुत ही सरल चीज पूछ दी है इसमें। बहुत सुंदर भैया, विदाउट ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर देना, बहुत सरल चीज पूछी है, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा और बहुत ढंग से बताओगे। कह रहा है 62478078 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। तो अगर वर्ग में अंकों की संख्या जो दी है उसके स्क्वायर रूट में उसका जस्ट हाफ हो जाता है, तो कितने अंक है 2, 2 4, 2 6, 2 8, तो इसके वर्गमूल में जो अंक आएंगे वो 4 आएंगे, यानी कि इसका हाफ, बस यही आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 इज ऑन योर स्क्रीन, डूड प्लीज चेक डेट आउट। P तथा Q एक वृत्त जिसका केंद्र O है पर स्थित 2 बिंदु हैं। अच्छा, P और Q के बीच उस वृत्त की छोटे चाप पर, समझना एक कोई सर्किल है जो मैं लेता हूं, सर्किल को मैं ले रहा हूं, मैंने एक सर्किल ले लिया छोटा सा ऐसे करके, इस सर्किल पर 2 बिंदु है P और Q। चलिए जी, P और Q, इस पर टेंजेंट खींची गई है, ये देखो इस पर स्पर्श रेखाएं खींची गई जो S पर मिलती हैं। चलिए जी, इस पर स्पर्श रेखाएं खींचते हैं, टेंजेंट खींचते हैं। तो एक स्पर्श रेखा मैंने यहां से शुरू करी, ऐसे डाल दी, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा मैंने यहां से शुरू करी, ऐसे डाल दी। P और Q 2 पॉइंट थे, तो मैंने ये पॉइंट मान लिया P है, और यहां पर ये पॉइंट मान लिया मैंने Q है, और ये टेंजेंट आकर S पॉइंट पर मिली। क्या इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? बोले सर नहीं है। किसी भी सर्किल के एक्सटर्नल पॉइंट यानी बाहरी बिंदु से अगर उस सर्किल पर, उस वृत्त पर स्पर्शियां खींची जाती हैं तो आपको पता होगा ना कि वो बराबर होती हैं, ये दोनों बराबर होंगी। बोले ठीक है सर। फिर बोला गया कि यहां पर मैंने वृत्त का केंद्र, सेंटर ऑफ सर्किल जो है ना वो O था, वो O लिख दिया, देखो लिखा है O। इस पर 2 पॉइंट PQ भी दिखने लगे। चलिए जी, PQ तथा उस वृत्त की छोटी चाप पर एक बिंदु R है। PQ तथा वृत्त की छोटी चाप पर एक बिंदु R। अब समझना तुमको यह है कि इसकी छोटी चाप कहां है। तो बस इसकी छोटी चाप की अगर मैं बात करता हूं तो मैं मान लेता हूं एक पॉइंट ये है जिस पर ये R पॉइंट है। कोई समस्या ना हो तो मैं इसको भी मिला लेता हूं, मैंने इसको भी मिलाने का जिम्मा ले लिया, मैं इसको भी ऐसे मिला देता हूं, इसको भी मिला दिया मैंने, R पॉइंट है, ठीक। उसके बाद मैं कुछ चीजें और मिला देता हूं, इस सेंटर ऑफ सर्किल से मैं इनको मिला लेता हूं ऐसे करके, ये भी मिला दिया मैंने। अब आप जैसे जैसे ये डायग्राम आगे बढ़ता जा रहा होगा, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सवाल क्या पूछ सकता है। मैंने इसको भी मिला दिया ऐसे करके, सारी चीजें मिला मुलू के मैंने एक कंस्ट्रक्शन, एक रचना तैयार कर दी। अब देखते, कह रहा है यदि कोण PSQ 20 हो। PSQ कहां है? बोले सर ये एंगल है PSQ, ये 20 डिग्री है। और आपको पता है कि रेडियस और इस पर ये जो एंगल बनते हैं ना, ये 90 डिग्री के होते हैं, 90 90 20। तो आप अगर नजर डाल पा रहे हो PSQR पे, है तो ये चतुर्भुज, और चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 होता है। अब जो सभी कोणों का योग 360 होता है, तो इस पर हम बात करें तो करें कैसे? ये तो सर केवल इतना एंगल 90 है। अच्छा चलो, ये 90, ये 90, ये 20, तो 90 90 180 प्लस 20 कितना होता है? 200 होता है। तो इसका मतलब ये जो बचा होगा ये वाला, ये तो दिख रहा है ना O वाला, ये भी तो चतुर्भुज में आएगा। 90 90 180 प्लस 20 200, तो 360 में 200 ये खत्म हो गया, तो ये जो एंगल बचा होगा ये 160 डिग्री का होगा, लिख रहा हूं यहां पे 160 डिग्री का। अब आपको पता है कि अगर वृत्त की जीवा PQ मानते हैं तो इसकी परिधि पर बना कोण जो होगा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल 80 डिग्री का आ जाएगा। कह रहा है एंगल PRQ किसके बराबर होगा? PRQ यही पूछा था, ये 80 डिग्री के बराबर हो गया, यही तुमसे पूछ लिया था, बस सवाल खत्म हो गया दोस्त। क्या मेरी बात समझ में आई?
क्या मेरी बात समझ में आई? अरे वाह, PRQ पूछा था तो PRQ अपने पास आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। अगला सवाल ये देखिए, बहुत प्यारा सा 35 नंबर क्वेश्चन, उम्मीद करना दिख रहा होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट कहता है कि n स्क्वायर माइनस TN प्लस 1/4 अगर एक कंप्लीट स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो, तो t की वैल्यू क्या होगी? अब देखो कितना सरल सवाल है। आपको ये दिख रहा है ना, ध्यान से देखना, ये दिख रहा है कि सर ये n स्क्वायर है, मैंने कहा दिख रहा है। और सर ये जो 1/4 है ना, इसको मैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, मैंने कहा ओके। अब सर यहां पर जो आता है ना, वो क्या आता है सर, अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में सर 2ab लिखते हैं। तो सर b की तो वैल्यू हमें पता हो गई कि सर b की जो वैल्यू है ना वो 1/2 है, 2 आना ही आना है। सर a की वैल्यू हमें नहीं पता, हम क्या लिखें, a की वैल्यू कि ये सर हमको जो है इसका होल स्क्वायर बनता हुआ दिख जाए। तो होल स्क्वायर बनते हुए होने के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए तुम्हारे पास 1। और अगर ये 1 होगा तो t की वैल्यू तुम क्या लिखोगे सर, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब सुनना मेरी पूरी बात को पहले, तो तब आप तुम समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्या नहीं कहना चाह रहा हूं। तो अगर ये यहां पर 1 रखता हूं मैं a की जगह, तो ये क्या बन जाएगा, या n की जगह मैंने 1 रख दिया तो ये क्या बन जाएगा, बोले सर ये बन जाएगा, अगर मैं देखूं तो ये बन जाएगा सर n माइनस 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। जरा एक्सप्रेस करो इसको, यही बनेगा या नहीं बनेगा? अगर मैं इस n की जगह ये रखूं, 1 की जगह इसकी जगह, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा था कि जो n है ना, n दिख रहा है, n सॉरी हाँ n जो है उसके साथ जो कोफिशिएंट t है वो क्या होना चाहिए। तो सर t तो ये होना चाहिए ना। तो इसका मतलब t स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो आप ये कहोगे सर t जो होगा वो रूट ऑफ 1 होगा। रूट ऑफ 1 के बाहर ये प्लस और माइनस दोनों में आ सकता है सर। क्यों आ सकता है सर? ये होल स्क्वायर प्लस का भी तो बन जाएगा जब बनेगा। अगर तो अगर माइनस रख देंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, और सर अगर प्लस का रखेंगे तो माइनस का बनेगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। सभी लोग अगर वोट करेंगे तो टाइमिंग चेंज होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखिएगा पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन अगर अच्छे लगे हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब। और अच्छा, कमेंट में आपको सिर्फ ये काम करना है कि जो होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिए वही आंसर कर देना। बाकी आपको फीडबैक अगर आप देना चाहें कि सर कमेंट में फीडबैक आप अगर देना चाहें कि सर ये फीडबैक कैसा है, क्लास में कैसी लगी क्लास, ये जरूर बताया करो भाई। फीडबैक जरूर दिया करो कि सर क्लास अच्छी लगी, क्लास अच्छी नहीं लगी, क्या सही लगा, क्या खराब लगा। ठीक है, जो खराब क्या लगा ये भी मुझे बताओ ताकि मैं समझ तो पाऊं कि मुझे और अच्छा क्या करना है। अच्छा, अगर जिन बच्चों को टाइमिंग चेंज वाली बात आ रही है कि टाइम का कोई इशू आ रहा है तो वो भी मुझे प्लीज कमेंट कर दें या टेलीग्राम पे मुझे बता दिया करें। अच्छा दोस्त, पीडीएफ के लिए मैंने आपको बोला है कि आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना होगा और उसी के साथ साथ ग्रुप भी मिलेगा, तो आप डिस्कशन भी वहां कर सकते हो। ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे रखा है। सो धन्यवाद, आपसे कल मुलाकात होगी शाम को 6 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।